इसी समय भंवरलाल सराफ अपनी एक कविता के माध्यम से महाराणा फतेह सिंह को सचेत करते हैं। मान मान मेवाड़ा राणा रे, प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लागो, सुन राणा फतमाल रे। मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लागो, सुन राणा फतमाल रे। फतमाल यहाँ महाराणा फतेह सिंह के लिए कहा गया है कि जब रसिया की क्रांति हुई थी, रूस में राजा को जार कहा जाता है। वो उन्हें सचेत कर रहे हैं कि जब रूस में राजा जिसे जार कहते हैं उसी का कुछ क्रांतिकारियों के सामने, जनता के सामने उसी का पतन हो गया तो आपका तो क्या है। इसी प्रकार विजय सिंह के पथिक के विशेष आग्रह पर अर्जुन लाल सेठी इनका भी बिजोलिया में आगमन होता है और किसानों के द्वारा इनका बहुत अधिक स्वागत किया जाता है और ये उनमें एक तरीके से क्रांति की विचारधारा भरने का काम करते हैं। इसके अलावा उसी समय विजय सिंह पथिक जब भंवरलाल सराफ और प्रेमचंद भील दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो तिलक को पत्र लिखते हैं विजय सिंह पथिक, और तिलक को जब पत्र लिखते हैं तो तिलक ने वापस में मेवाड़ के महाराणा को, बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद महात्मा गांधी, ये दोनों के दोनों मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखते हैं। तिलक अपने पत्र में लिखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा तो स्वतंत्रता के पुजारी रहे हैं, उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता का समर्थन किया है, और जबकि आप उस प्रेमचंद भील और भंवरलाल सराफ को बंदी बनाए हुए हो, मतलब आप किसानों को बंदी बना रहे हो। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी इनको पत्र लिखा था। एक बार तिलक ने इस बिजोलिया आंदोलन के प्रस्ताव को अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में रखने का प्रस्ताव दिया था। जब अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसमें ये सोच रहे थे कि तिलक कि एक बार इस प्रस्ताव को रखा जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने उस समय उनको थोड़ा रोक दिया कि नहीं, अभी वहां बात हो रही है। महादेव देसाई भी, महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे, वो बिजोलिया आए थे। इसी प्रकार विद्यार्थियों 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया बिजोलिया। वहां पर किसानों ने उनके सामने वही रखी कि हमारी लाग बागों में कमी कर दी जाए, हमारा जो लगान है उसको कम कर दिया जाए, हमारे जो किसान बंदी बना लिए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन आश्वासन तो दिया, लेकिन किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं है। बिंदुलाल भट्टाचार्य, इसके दो सदस्य और थे, अमर सिंह और अफजल। इसके बाद 1922 में ठिकानेदार और किसान, ध्यान रखना इधर किसान, अब यहां जो इन दोनों के बीच जो समझौता हो रहा है वो राजस्थान सेवा संघ के एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ ठिकानेदार है। ये समझौता हो रहा है एजीजी हॉलैंड, उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड है, और पीए है विल्किसन। इनके प्रयासों से उस समय 1922 में असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा है और इसका असर कहीं इस ठिकाने पर भी ना हो जाए, और तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर एजीजी हॉलैंड, पीए विल्किसन, इनके सहयोग से ठिकानेदार और किसानों में समझौता होता है और इस समझौतों के तहत 35 प्रकार की लाग बागें समाप्त कर दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाता है और जो ठिकाने के जो भ्रष्ट या जो कठोर व्यवहार करने वाले अधिकारी थे उनको भी वहां से हटा दिया जाता था। ये समझौता हुआ 1922 में एजीजी हॉलैंड और पीए विल्किसन के सहयोग से। उसके बाद 1927 में ट्रेंच जो मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी हैं,
ये बिजोलिया आते हैं, बंदोबस्त अधिकारी मेवाड़ के, ये वहां पर आते हैं बिजोलिया में, और बिजोलिया में आने के बाद बिजोलिया के किसानों से बात करते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि 1922 के बाद 1923 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया छोड़ के और चले जाते हैं बेंगू, और ये बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। उसी समय बिजोलिया के मिड में बेंगू में आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, और 1923 में पथिक चले जाते हैं बेंगू, और वहां पर ये पकड़े जाते हैं, इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, और वहां से निकलने के बाद 1927 में ये ग्वालियर, वहां कोई फुसरिया गांव है, वहां पर चले जाते हैं। फुसरिया गांव है, वहां पर ये चले जाते हैं 1923 में। यहाँ ट्रेंच बंदोबस्त अधिकारी आता है, और यहाँ के किसान विजय सिंह पथिक से बात करते हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। विजय सिंह पथिक उनसे कहते हैं कि आप देखिए कि अगर वहाँ के बाकी किसान, आपको ऐसा लगता हो कि वहाँ के बाकी किसान अगर आप जमीनें छोड़ देंगे, उनको जोतेंगे नहीं, और बाकी कोई भी दूसरा किसान उन्हें नहीं लेगा, तो आप उन जमीनों को छोड़ दीजिए। और विजय सिंह पथिक के कहने पर यहाँ के जो बिजोलिया के जो किसान थे, उन्होंने भूमि छोड़ने का फैसला किया, मतलब उस भूमि को जोतने का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भूमि नहीं जोतेंगे, उन्होंने सारी भूमि छोड़ दी। विजय सिंह पथिक नेतृत्व कर रहे हैं कहीं से, ग्वालियर से, क्योंकि बेंगू आंदोलन के बाद यहाँ की सरकार ने इनके मेवाड़ प्रवेश पर रोक लगा दी कि आप इधर नहीं आ सकते। तो उसके बाद ये बेंगू से जैसे ही हुए, यहाँ से ग्वालियर चले गए, और वहीं से ये किसानों को समझा रहे हैं कि आप भूमि को छोड़ दो, और कहते हैं कि उनका ये जो फैसला था ये गलत हो गया, क्योंकि जैसे ही किसानों ने वो भूमि छोड़ी, दूसरे किसानों ने तुरंत वो जमीनें ले ली, और इससे किसान बड़े हतोत्साहित हुए। विजय सिंह पथिक भी इस घटना से बड़े निराश हुए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके अब हो सकता है कि 70% या 80% किसानों ने जमीनें छोड़ी हो, लेकिन जो 10-20% जो लोग बच रहे थे, उन्होंने जमीनें वापस ले ली। और इस वजह से 1927 में एक तरीके से विजय सिंह पथिक पूरी तरीके से इस बिजोलिया किसान आंदोलन से हट गए। बाद में फिर ये अजमेर आए, लेकिन यहाँ से बिजोलिया किसान आंदोलन से इन्होंने अपने आप को वहाँ से हटा लिया। इस प्रकार 1916 में ये आए, और 1927 तक ये इस आंदोलन की मुख्य भूमिका में रहे, और इस प्रकार 1927 में ये इस आंदोलन से पूर्णतः अपने आप को अलग कर दिया। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण। तीसरा चरण 1927 से 1941। मैंने आपको बताया था, अब विजय सिंह पथिक के बाद जिम्मेदारी आ जाती है माणिकलाल वर्मा और सेठ जमनालाल बजाज। माणिकलाल वर्मा और सेठ जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जिसे हम कहते हैं गांधी का पांचवा पुत्र, गांधी का पांचवा पुत्र, या जिसे हम कहते हैं राजस्थान का भामाशाह, नाम से पता चलता है सेठ जमनालाल बजाज, या जिसे हम कहते हैं गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4, ये उपाधियां इन्हीं की हैं, सेठ जमनालाल बजाज की। अब आंदोलन का नेतृत्व आ जाता है इनके हाथ में, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। होता क्या है कि जब ये किसानों से विजय सिंह पथिक के हटने के बाद आंदोलन को संभालते हैं, उसी समय हरिभाव उपाध्याय से भी ये विनती करते हैं कि आप भी इस आंदोलन से जुड़िए और हमारे साथ सहयोग करिए। इनके बाद जैसे जैसे ये मुख्य भूमिका में रहते हैं, इनके बाद फिर हरिभाव उपाध्याय, जिन्होंने हटुंडी अजमेर में शिक्षा सदन की भी स्थापना करी थी, वो यहाँ इनके साथ जुड़ जाते हैं। हरिभाव उपाध्याय ये ट्रेंच से मिलते हैं। ट्रेंच जो मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी था 1927 में, और ट्रेंच उन्हें ये आश्वासन देता है कि किसानों ने भूमि त्याग दी, लेकिन शीघ्र ही उन्हें ये भूमि वापस दे दी जाएगी। लेकिन जब किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं होता है, तो हरिभाव उपाध्याय
सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। किस चीज के लिए? कि वो भूमि जो किसानों ने छोड़ी थी वो उन्हें वापस से दी जाए। और इसी समय मदन मोहन मालवीय भी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखते हैं। मतलब तिलक लिख चुके, महात्मा गांधी लिख चुके, अब लिख रहे हैं मदन मोहन मालवीय। उसके बाद इसी एक यहाँ पर प्यारेलाल या प्यारेचंद बिश्नोई, ये बिजोलिया में एक व्यापारी के वेश में घूम रहे हैं। व्यापारी के वेश में उन किसानों को जागृत कर रहे हैं। प्यारेलाल बिश्नोई शीघ्र ही ठिकानेदार को पता चलता है और वो इनके पकड़ के प्यारेलाल बिश्नोई को और कहते हैं कि उनको छत से नीचे लटका दिया जाता है, हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं गणपतलाल वर्मा के साथ प्यारेलाल बिश्नोई को। अब 1931 के अंदर आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया या आखा तीज, सारे के सारे किसान क्या करते हैं, हल लेके और चढ़ाई बोल देते हैं अपने अपने खेतों पर। मतलब वहां जाकर उन्होंने अपने खेत जोतना शुरू कर देते हैं। कब? 1931 में। जो भूमि उन्होंने छोड़ी थी उसके ऊपर वो जाकर उन्होंने अपना विद्रोह करना शुरू कर देते हैं आखा तीज वाले दिन। अब जैसे ही ये विद्रोह करते हैं तो ठिकानेदार के जो कर्मचारी आते हैं उनको पीटना शुरू कर देते हैं, उनकी ठुकाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अपने खेतों से हटते नहीं है। जब बात बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसके बाद टी राघवाचार्य जो प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के और मोहन सिंह जो राजस्व मंत्री थे 1941 में, ये दोनों आते हैं और आने के बाद किसानों और ठिकानेदारों में वहां समझौता कराकर वो जमीनें उनको वापस दिलाते हैं माणिकलाल वर्मा के सहयोग से। मतलब माणिकलाल वर्मा बराबर उनके साथ बने हुए हैं। वो मेवाड़ के महाराणा से मिलने भी जाते हैं। मदन मोहन मालवीय भी सुखदेव प्रसाद जो पहले मेवाड़ के प्रधानमंत्री उनको भी पत्र लिखते हैं, लेकिन माणिकलाल वर्मा के सहयोग से 1941 में इनकी जो जमीनें हैं वो वापस से मिल जाती है। और इस प्रकार 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन का पटाक्षेप हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस किसान आंदोलन ने बाकी किसान आंदोलनों के लिए एक स्फूर्ति का काम किया, एक प्रेरणा का काम किया और इसने राजस्थान में बाकी अलग अलग जगहों पर अनेक किसान आंदोलन को जन्म दिया।